एवरीवन, वेलकम टू बंधन म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट फायदेमंद फंड ऑन सीएनबीसी आवाज। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये वीकली शो जहां पर हम म्यूचुअल फंड्स से लेकर जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी काम की होती है। कुछ फोकस्ड चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश होती है और उसके लिए कुछ खास मेहमान भी आमंत्रित होते हैं। तो इस बार हमारे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर और रिसर्च एनालिस्ट प्रीति आरएस और डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो कि फोकस में रहेगा। लेकिन इसी बहाने हम समझेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस फंड होते कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या फोकस होता है, किस तरह के रिटर्न होते हैं और किन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए। तो ये सारी बातें होंगी प्रीति जी के साथ। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। लेकिन सारी बातचीत करें उससे पहले थोड़ा मार्केट सिचुएशन को समझ लेना, जान लेना ज़रूरी है। और ये तो एक बहुत ही स्पेशल टाइम कह दूं, बहुत ही अलग तरीके का वक्त है जो हम देख रहे हैं। मार्केट्स के अंदर भारी उथल पुथल है और सबसे बड़ी बात की क्लियरिटी कुछ भी नहीं है, भारी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई प्रोडिक्शन भी इस समय किया नहीं जा सकता परफेक्टली। आपके हिसाब से बीइंग अ फंड मैनेजर, आपको मार्केट का ये दौर कैसे आप इसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं इस वक्त? नमस्कार विपिन जी, धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो में। मार्केट आउटलुक के बारे में अगर यही सवाल आप एग्जैक्टली एक महीने पहले पूछते, हम बहुत कंस्ट्रक्टिव है। इंडिया स्टोरी के बारे को इंडिया स्टोरी को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव है और अभी भी है। ये जो इवेंट्स होते हैं, वॉर्स, ये काफी सारी अनसर्टेनिटी, जैसे लास्ट ईयर था टैरिफ्स। हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ निकल आ जाता है अनसर्टेनिटीज मार्केट के लिए। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है पर्टिकुलरली इंडिया इकोनॉमी के लिए, वो इंटैक्ट है और अभी भी। लेकिन अभी युद्ध के कारण काफी अनसर्टेनिटीज आ गई है, जैसे आपने भी कहा। अगर आप मैक्रो में देखेंगे, जो हेडलाइंस पे भी आते हैं, शोज मीडिया में भी कवर किया जा रहा है, जैसे क्रूड के प्राइस, या डेली लाइफ में भी हम देखा जा रहा है कि कोई चीज की शॉर्टेज हो रही है, जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। ये रियलिटी है। प्रश्न ये होता है कि ये है, हमने क्रूड को ऊपर जाते हुए देखा है और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम देखेंगे कि महंगाई मींस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इससे बहुत सारे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी पे होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कब तक रहेगा, ये कितने महीने तक रहेगा। अभी ऑलरेडी 1 महीने हो गए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। और अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, युद्ध का जो इवेंट के वजह से करेक्शन जो हुआ है मार्केट में, वो करीबन 4 से 11 महीने तक है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इस समय का करेक्शन कितने महीने तक जा सकते हैं। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं, हिस्ट्री का डेटा देख के, ये डेटा हम अगर 30-40 साल के पीछे हम देखेंगे, 6 बड़े ऐसे युद्ध का इवेंट्स हुआ है। उसमें जब हम देखते हैं कि जब भी ये रिकवरी शुरू होती है, जब बॉटम होती है मार्केट की, तब मार्केट काफी रिकवर हो जाता है। तो करीबन 20 से 30% रिकवरी हमने देखा है 1 से 6 महीने में। तो ये एक पॉजिटिव इनपुट है। अभी कब युद्ध खत्म होगा ये आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। कब तक एक युद्ध खत्म होना एक बात है और उसके जो इम्पैक्ट आएंगे वो कब तक रहेंगे, ये दोनों दो फैक्टर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस बीच प्रीति मैम, एक अंडरस्टैंडिंग आपसे और चाहते हैं, वो ये कि जैसे आपने कहा कि 1 महीने पहले हम आपसे सवाल पूछते तो बिल्कुल फंडामेंटल्स अलग थे और उस वक्त भी कई दुश्वारियां थी, जैसे कि आपने कहा टैरिफ्स के इश्यूज थे, आईटी सेक्टर में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लेकिन एक सेक्टर ने बाजार को संभाल के रखा था, वो था भारत का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब जो ये परिवर्तन आया, ये युद्ध की स्थिति बनी है, उससे हमने देखा इस पे भी हिट लगा है। आई नो कि फंडामेंटल हिट नहीं है, एक सेंटिमेंटल हिट ज्यादा है और ये लाइक विद द वेव है। तो पर्टिकुलर सेक्टर के लिहाज से आपका क्या आउटलुक है? जैसे आपने कहा, काफी पॉजिटिव आउटलुक था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और युद्ध के कारण इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी और शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यील्ड्स भी
बढ़ गया है। हमने देखा है अभी यील्ड्स क्लोज टू 7%, 6.95% तक चला गया। राइट। जैसे आप समझ सकते हैं मनी या वो रॉ मटेरियल होते हैं बैंकिंग के लिए, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मनी जो बोलते हैं वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट होगा या इससे वजह से डिमांड भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर से ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कब तक रहेगा और इसके कारण रेगुलेटर्स या गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप अगर याद करेंगे कोविड में भी जब इम्पैक्ट हुआ था, मोराटोरियम लेके आए थे आरबीआई 6 महीने के लिए, जिसके वजह से काफी छोटे कंपनीज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बोलते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज जो बोलते हैं एमएसएमईज, जी। ये काफी हद तक नेविगेट कर पाए थे। ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस या रेगुलेशंस लेके आएंगे इसकी वजह से बेनिफिट होगा। ड्यूरेशन का ड्यूरेशन का बात है, अगर नहीं तो ग्रोथ या डिमांड की जो बात करें या एसेट क्वालिटी की बात करें या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ये रिवर्स हो सकता है जबकि हमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि युद्ध का जो भी कंडीशन है ये थोड़ा मीट हो रहा है। ठीक है। तो चलिए ये भी हम और समझेंगे, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो वक्त हर दिन बीतते दिन के साथ वो क्लैरिटी हमें आएगी, तो वो हमेशा थोड़ा भविष्य के गर्त में ही रहने वाली है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं। राइट, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंड्स मैम, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस फंड, एक जनरल आइडिया एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम निवेशक के लिए, किस तरह के ये फंड्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी चीज़ें इन्हें इम्पैक्ट करती है? जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड, इसको थीमेटिक फंड बोला सकता है, और इससे बिकॉज ये एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है विद इन थीमेटिक, ये सेक्टोरल फंड है। और इसका मैंडेट ये होता है कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और बैंक्स में भी आपको मिलेगा प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एसएफबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इसमें हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो आपको पता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में आती है, या म्यूचुअल फंड्स जैसे हमारे कंपनीज है वो भी, और फिनटेक जो नए प्लेटफॉर्म्स अभी लिस्ट हुए लास्ट 5-6 साल में, ये भी इस कैटेगरी में आएगी। और कैपिटल मार्केट्स जैसे एक्सचेंजेस हुआ या ब्रोकर्स हुआ, ये भी एक कैटेगरी इसमें आ जाती है। सो एज अ फंड मैनेजर, एक्टिव फंड मैनेजर, ये सारे कंपनीज उनका ये यूनिवर्स हो जाती है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का यूनिवर्स अभी करीबन 130-140 तक हुआ है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बाकी सब पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 400 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल जो सेक्टर है, जैसे मैंने बताया कि ये मूल आधार है एक इकोनॉमी के लिए, ये जो सेक्टर, तो इसमें इन्वेस्ट करने से काफी ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स जो है डिफरेंट सेगमेंट्स की, इसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ओके, मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि किन लोगों के लिए, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये इस तरह के फंड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फंड का उदाहरण ले लेते हैं, डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि किस तरीके से इस सेक्टर के फंड काम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपके पर्टिकुलर फंड्स के बारे में बात करूं, कितना पुराना है, अब तक का परफॉर्मेंस कैसा है, आपका फोकस कहाँ रहता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन क्या उसमें आपका कोई माइक्रो फोकस होता है या एक मैक्रो अंदाज में चलता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इसका हिस्ट्री 2 साल और 4 महीने है अभी तक। और इसका जो रिटर्न्स है एज ऑफ मार्च, आई थिंक इट क्लोज टू 13% है। अगर हम फेब में देखेंगे, जब बिफोर द करेक्शन क्लोज टू 18% कैगर था, और सिंस इंसेप्शन 20% कैगर था। तो और ये जो आपने पूछा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ये कम्प्लीटली बॉटम अप फोकस है, जैसे मैं इस फंड को मैनेज कर रही हूँ अभी। लेकिन आप बेंचमार्क को देखेंगे, काफी एक्सपोजर आप प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स का एक्सपोजर है। जगह अगर मेरे फंड के बारे में इधर बात करना है, तो इसका एक यूनिकनेस या डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है। हमारा एक्टिव शेयर जो बोलते हैं वो 50% है। वो ये सेक्टर या इसमें ये कैटेगरी में
मैक्सिमम है, क्लोजर टू द मैक्सिमम है। और इसका एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज जो स्मिड्स बोलते हैं, इसका एक्सपोजर भी ज्यादा है, 45% है। जैसे अगर हम बेंचमार्क में देखेंगे वो 8% है। और जैसे कि मैंने बोला, एक्टिव शेयर और स्मिड्स एक्सपोजर ज्यादा है, और ऑब्वियसली एक्सपोजर जैसे प्राइवेट बैंक्स के एक्सपोजर कम है। ये और जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इस पे हमारा फोकस ज्यादा है, और इस पे 30% एक्सपोजर है, जैसे कि बेंचमार्क पे भी 10-11% ही है। तो ये हम मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आने वाले 2 से 5 साल तक हमें काफी अल्फा जनरेट करने की एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। राइट। अच्छा मैम, तो किन लोगों के लिए, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सबके पोर्टफोलियो में इस तरह का फंड होना चाहिए, और इस समय तो इंडियन बैंकिंग जो है वो हमारे मार्केट का भी बैकबोन ही है। एक्सेप्शनली कि अभी जो ये युद्ध के कारण कंडीशन बन गए हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। सो किस तरह के लोगों के लिए, किस तरह के निवेशकों के लिए ये फंड अच्छा रहता है? मैं बोलती हूँ कि सेक्टर फंड जो है, तो न्यूआंस्ड इन्वेस्टर्स या एडवाइजर के थ्रू जो जाते हैं, वो एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट 15% करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर सेक्टर वाइज आप देखेंगे, करेक्शन काफी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर करेक्शन क्लोज टू 20% है, एफएमसीजी करेक्शन 20-23% है, आईटी वैसे भी करेक्शन में था। वो अगर आप देखेंगे तो इट विल लुक लाइक 27%। तो एक एजुकेटेड इन्वेस्टर या जो समझते हैं सेक्टर नुआंसेस, या एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फॉलो करते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं फंड मैनेजर्स के साथ भी, इनका जो एडवाइस लेके, ये जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड फंड पे रखिएगा, लेकिन ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जिस सेक्टर में आपको विजिबिलिटी ज्यादा है, जब वॉर जो युद्ध जो है, जब खत्म होगा, क्या जो सेक्टर्स अच्छी कर सकती है, अच्छी बाउंस बैक हो सकता है, तो इसमें अपॉर्चुनिस्टिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपने कहा 20% की करेक्शन सेक्टर वाइज, अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात मैं मानूं तो फंड की परफॉर्मेंस भी डिप हुई होगी। तो मेरा कुल मिला के प्रश्न ये है कि ऐसे समय में आपको एक पर्टिकुलर यूनिट जो लोगों को एसआईपी के थ्रू मिलती है वो सस्ती मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे वक्त में जाकर अपने एसआईपीज थोड़ा घबराहट में या तो बंद कर देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, या उनके मन में सवाल आ जाते हैं। लेकिन क्या डू यू थिंक दिस इज बेस्ट टाइम टू बाय, और ज़्यादा यूनिट्स आपको खरीदनी चाहिए? क्योंकि 20% की करेक्शन आई है, तो मतलब आपके लिए तो बहुत सस्ते में इस समय अवेलेबल हो सकती हैं। डेफिनेटली आई थिंक हर इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम बात भी कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि और वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस लाइन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट का जो भी सेंटिमेंट है, काफी फेयरफुल है, कब खत्म होगा, क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। सो ये टाइम अपॉर्चुनिटीज देती है। जैसे मैंने बताया कि बॉटम कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बॉटम या टॉप, बट आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपका सिप्स है तो उसको बढ़ा सकते हैं, या अगर लमसम इन्वेस्ट करने की एक कैपेसिटी है, आई थिंक ये जो एक टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो मैम देखिए, अभी तो सिंस वॉर की सिचुएशन है तो एक करेक्शन हमें आ रहा है, बट अदरवाइज मैं आपसे पूछूं, वॉर का प्री वॉर सिनेरियो जो था, बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड, और थोड़ा मैक्रो पकड़ लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो चीज़ें हैं जो बैंकिंग सेक्टर की रैली को ड्राइव कर रही हैं, और आने वाले 3-4-5 साल 6 साल या मे बी 10 साल तक हमारे बैंकिंग सेक्टर में एक बढ़िया ग्रोथ ही दिखेगी? जैसे कि हमने देखा है कॉर्पोरेट सेक्टर लास्ट 10 इयर्स में अंडर परफॉर्म किया है, सो देयर इज अ होप दैट कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ रिकवरी आएगी, एंड हमने थोड़ा साइंस देखा है इस साल। ये इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा मार्केट शेयर बॉन्ड मार्केट से बैंकिंग को भी आया है, लेकिन स्ट्रक्चरली हमारा ये बड़ा एक ड्राइवर होगा बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ के लिए, कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स या केपेक्स हैज टू कम बैक, और इससे काफी बेनिफिट होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि नियरली 1/3 या 30% ऑफ
loans to corporates. That is one. And दूसरी एक इंजन है रिटेल इंजन जो ठीक ठाक कर रही थी और थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था 2 साल से, बट अभी हम देख रहे हैं कि ये भी कम बैक कर रहा है। ये हो गया आपका होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, जो रिटेल कंजम्पशन लोन्स है। और दूसरी एक इंजन पोस्ट जीएसटी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये एमएसएमई इंजन। ये जो है जो काफी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। सो ये भी काफी 20-25% ग्रोथ दिखाया है और ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई थिंक ये 3 वेक्टर्स है अगर हम देखेंगे, और कॉर्पोरेट पे होप्स ज्यादा है क्योंकि हमने नहीं देखा है रिकवरी होते हुए, एंड दैट हैज टू मेक अ कमबैक। सो ऑन ग्रोथ ये है आउटलुक कैसे बैंकिंग सेक्टर कर सकता है। और मार्जिन्स हमने देखा है कि काफी सिक्लिकल था। हमने रेट डाउन साइकिल देखा, रेट अप साइकिल देखा। इसमें मार्जिन्स काफी ऊपर नीचे गया है बिकॉज ऑफ दिस EBLR रेजिम। इट्स अ न्यू रेजिम। लेकिन बैंक्स अगर ROAs देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी स्टेबल रहा है क्योंकि एसेट क्वालिटी इश्यूज नहीं हुआ है। तो काफी वो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 1% ROA, प्राइवेट बैंक्स का 1.8 to 2% ROA, ये काफी स्टेडीली उन्होंने रिपोर्ट कर रहे हैं लास्ट 3 से 4 साल से। जी, तो हम एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फिर आगे भी कंटिन्यू। प्रीति मैम, चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो अगर हम कंपेयर करें पीयर टू पीयर, विच लुक्स बेटर, कौन सा ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है? जैसे अगर आप कैटेगरी देखेंगे, अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म देखेंगे, लास्ट 1-1.5 साल से हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रोथ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंक से और मार्केट शेयर भी गेन किया है, स्पेशली ऑन द रिटेल लोन्स, जहां पे उनका ग्रोथ पहले इतना ज्यादा नहीं होता था और ये प्राइवेट बैंक्स का मेन स्टे होता था। तो बिकॉज एक्सेस लिक्विडिटी था और रेट्स, देयर वाज अ बिट ऑफ प्राइस कंपटीशन एज वेल, PSUs हैव गॉन, इन्होंने मार्केट शेयर हासिल किया। और ये और थोड़ी समय तक के आगे बढ़ सकती है ऐसे। लेकिन अगर आपने देखा प्रॉफिटेबिलिटी में तो डिफरेंस है। PSUs का अगर ROAs देखेंगे तो 1%, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स का करीबन 1.5 से 2% के बीच में होता है। लेकिन ROEs कंपेरेबल है कि 14-15% के बीच में है। अगर एक कैटेगरी एक से बेहतर दूसरा है ऐसे नहीं बोल सकते। अगर जब हम बॉटम अप देखते हैं, दोनों कैटेगरीज में हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स में आपका जो एक्सपोजर है वो करीब 35% के आसपास है। आई थिंक उतना ही PSU बैंक्स में भी होगा। इसके अलावा मतलब क्या NBFC, इंश्योरेंस, इसमें किस लेवल पे एक्सपोजर होगा आपके फंड का मैम? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स एक्सपोजर से कम है, लेकिन NBFCs में ज्यादा है। जैसे नीश NBFCs है, जैसे व्हीकल NBFCs या डाइवर्सिफाइड NBFCs है, जहाँ पे हमें कन्विक्शन है और साइकिल भी ठीक चल रहा है या रिकवरी है, इसमें हमारा एक्सपोजर हमने लिया है। तो NBFCs का एक्सपोजर 20% के ऊपर है। और जैसे ये जो ड्राइवर्स मैंने आपको बताया, ग्रोथ का ड्राइवर्स NBFCs के लिए भी अपने अपने सेगमेंट्स में एप्लीकेबल है। आई मीन अगर ये वॉर नहीं होता तो ये काफी रिकवरी ईयर होता इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड क्रेडिट कॉस्ट, स्पेशली फॉर NBFCs, राइट, जो अभी थोड़ा डिले हो सकता है। हाँ राइट, एक इम्पैक्ट तो आएगा उसका हमारे ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर और पूरे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि सीधे सीधे उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिले ऑब्वियस है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल रहेंगे, खासतौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर और फंड को लेकर भी, कि आप अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी को यहाँ से कैसे आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड्स प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और हमारे साथ प्रीति मैम हैं, लगातार बनी हुई हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इनफैक्ट उनके फंड के बारे में भी हमने जाना। और ब्रेक से पहले हमने
टोटल ये जो पूरा सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का, उसके बारे में भी बातचीत की। नाउ टू द कंक्लूडिंग पॉइंट्स प्रीति मैम, अब देखिए ये वॉर वाली जो सिचुएशन है ये तो हम सब मानते हैं कि बहुत लंबी चले, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कब तक ये महीने भर में कंक्लूड हो जाए, उससे पहले कंक्लूड हो जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा जो हमने पहले भी बातचीत की कि वो जो पूरा डैमेज हुआ है उस रिकवरी को आने में कितना वक्त लगेगा। तो ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, बट अगर इसको हटा दें तो अदरवाइज जो इससे पहले की स्थिति थी, हमारी ग्रोथ, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक पूरा सिनेरियो है या माइक्रो भी कह लें, पूरा भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं और आगे फ्यूचर में ये कितनी बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है? जैसे कि अगर आप आरबीआई सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ जो ट्रैक करते हैं, अगर फरवरी के लिए भी देखते हैं, ये डेटा है 15%। और अगर आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 10%, तो ये 1.55 टाइम्स के हिसाब से अभी चल रहा है और ये काफी इम्प्रूव हुआ है। 2025 में जून जुलाई के करीब ये 9% तक चला गया था। तो एक्चुअली हमने काफी इम्प्रूवमेंट देखा है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, रिटेल में भी रिकवरी देखा है, कॉर्पोरेट में भी रिकवरी देखा है। राइट। तो अगर सिस्टम 15% पे ग्रो कर रही है, जो कंपनीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे हम पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, ये कंपनीज उससे बेटर कर सकती है, शायद 17 to 20% कर सकती है। और एनबीएफसीज गिवन वो थोड़ा नीश है, उनका ग्रोथ थोड़ा इससे भी बेटर हो सकता है। तो अगर जैसे मैंने बताया कि रिकवरी आना है और जीडीपी ग्रोथ में ये सब उसी में फीड हो जाता है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे तो काफी पॉजिटिव है। जब वॉर खत्म होगा या एटलीस्ट द करेक्शन जो है या मार्केट्स बॉटम होगा, और वी आर क्वाइट पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक ऑन द सेक्टर कि तो प्रीति मैम, कोई डाउनसाइड या कोई रिस्क देखती हैं आप किसी तरह की? जैसे आपने देखा, ये जो है ये ब्लैक स्वान इवेंट ही है, ये जो हमने देखा अभी लास्ट 1 महीने में। और क्लियरली वो किससे आया? इन्फ्लेशन से आया। जैसे लास्ट 3 साल पहले रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, तभी क्रूड गया था ऊपर, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद काफी रिकवर हो चुका था। यही है कि क्वेश्चन ये कब तक ऊपर रहेगा, राइट? और कब तक ये अवेलेबिलिटी इश्यूज जो है ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो रिस्क तो यही है। और जैसे कि मैंने बोला, आरबीआई भी काफी प्रोएक्टिवली मेजर्स ले रहे हैं, तो जिसके कारण हम ऐसे टेल रिस्क हमें नहीं देखना चाहिए, जैसे कि डिफॉल्ट्स हो रहे, डिलिंक्वेंसीज हो रहे। राइट। तो मैम, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मिड टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब बात होती है बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स की? तो जैसे मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूं, हमने ये डेटा निकाला था कि 20 साल कैगर का क्या है, रोलिंग रिटर्न्स कैगर बीएफएसआई सेक्टर के लिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए, वो है 17.7%। ये फरवरी का डेटा है। और ये जब हम निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे अराउंड 14% है। तो नियरली 250 to 300 बिप्स आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। लेकिन देर वहां पे भी काफी टाइम से जहां पे ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल से बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस, जबकि वो 15 to 18% कंपाउंड किया, फिर भी वो रिलेटिवली आपको लग रहा था कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा टाइम्स हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम ही 1.5x नॉमिनल जीडीपी से ग्रो कर रहा है, तो अपने जो कंपनीज है उनका अर्निंग्स ग्रोथ उससे बेहतर हो सकता है, 18 से 20% हो सकता है, अगर वो ट्रांसलेट हुआ रिटर्न्स में। और थोड़ा वैल्यूएशन का भी हमें कुछ टेलविंड मिला, तो हम बेनिफिट उसका ले सकते एट द सिक्लिकल पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। तो खैर 17% आपने कहा और वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है निफ्टी को। 17% या उससे ऊपर या उसके आसपास कुछ भी खराब नहीं है। और आगे तो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है वो तो भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, उसकी बैकबोन कही जा सकती है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं बाय 2047, तो शायद पूरे इस सेक्टर से ज़्यादा बड़ा रोल कोई और सेक्टर शायद ही प्ले करता हुआ
नज़र आएगा और उसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा ज़रूर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फंड्स के लिए। आई होप कि आज जो बातचीत हमने यहाँ पे की है वो हमारे दर्शकों को, निवेशकों को एक बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगी। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।